नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सेकेंड ईयर वालों की मैं बात कर रहा हूं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके दिमाग में एक ही चल रहा है कि हमें कोई ये बता दे कि किस तरह का पेपर आ रहा है, हमें कहीं से ये पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तक 10 और 11 जुलाई 2 दिन पेपर हो गए हैं और 10 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। और आज हम बात कर रहे हैं 10 जुलाई को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आया था उसके बारे में, और जो 11 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। सो आपको दोनों तीनों ये वीडियोस देखनी है ताकि पता लग जाए एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट अपडेट हम आपको लगातार इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते आए हैं। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि वो बच्चे भी इसे देख सकें। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए अभी तक हुए सीबीटी एग्ज़ाम के जो 4 पेपर हो चुके हैं उन चारों के निष्कर्ष के आधार पर आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता दूं कि मोस्टली क्वेश्चन निमी असाइनमेंट में से ही आ रहे हैं, यानी लगभग पेपर वहाँ से कवर आपका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमने थ्योरी की 27 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज आपको दी थी। अगर आपके पास समय है तो ये 37 क्लास आप देख लीजिए। बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेजेज आते हैं कि जो आपकी क्लासेज थी हमारा पेपर उसी से बहुत अच्छा कवर हो गया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटी एग्जाम 2023 नाम से, उसे जाकर देखिए। समय कम है तो स्पीड डबल कर लीजिए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, बस फटाफट के उन क्लासेज को देख लीजिए। आइए कुछ क्वेश्चन बात करते हैं जो 10 जुलाई की थर्ड शिफ्ट के हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को कम करता है या हटाने में सक्षम है। स्पाइक्स होती है वोल्टेज के मान में वेरिएशन आना, वोल्टेज के मान में उतार चढ़ाव आना। उन वोल्टेज वेरिएशन को कम करने के लिए एलसी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ए उत्तर करना है। देखो यहाँ ए उत्तर बता रहा हूँ मैं, वैसे एलसी फिल्टर ऑप्शन ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन याद रखिएगा, उसका ऑप्शन याद रखिएगा। आपके पेपर में हो सकता है ना कि ये सी ऑप्शन में लिखी हुई हो बात, तो क्वेश्चन और उसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी अपडेट हम आपको इसी तरह के देने वाले हैं। आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा चैनल। आइए सवाल देखो, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके क्वेश्चन 2 आते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखे हुए जैसे आ जाए, यानी LT या HT, हाई टेंशन या लो टेंशन, स्पष्ट नहीं लिखा हुआ हो, देन तो आपको उत्तर करना है सेकल इंसुलेटर। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, अभी नीचे है। अगर स्पष्ट नहीं लिखा तो सेकल इंसुलेटर करना है। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हुआ आता है HT लाइन में डेड एंड कॉर्नर, यहाँ भी यही लिखा हुआ है, ये देखो डेड एंड कॉर्नर। अच्छा, इसने सिर्फ कॉर्नर लिखा है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ आता है डेड एंड कॉर्नर, तो वहाँ आपको डिस्क इंसुलेटर करना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, सॉरी इसमें ऑप्शन आया ही नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन देख लो, और इसका जो आंसर है वो है सेकल इंसुलेटर। कहीं भी लिखा हुआ हो ना, किसी भी ऑप्शन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर स्पष्ट लिख दे HT डेड एंड, तब आपको डिस्क इंसुलेटर करना है। 2 क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ कुछ उसके भी बताऊंगा मैं आपको, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी और ड्राइंग के भी, कि वो कहाँ से आ रहे हैं। मैथ के भी जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेज के साथ में ड्राइंग और कैलकुलेशन दिया था ना, पेपर लगभग वहीं से आ रहा है। अच्छा, ये है इंसुलेटरों वाले 3 क्वेश्चन। एक तो ये आ रहा है, ये है सेकल इंसुलेटर। एक जो मैंने कल वाली क्लास में बताया था वो है आपका सस्पेंशन इंसुलेटर, और एक तीसरा आता है वो है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। इंसुलेटर वाले 3 क्वेश्चन है, तीनों इंसुलेटर आ रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम में आ ही गए हैं। तो ये वाला आप देख रहे हैं, अगर ये आपके आ जाए ना तो आपको इसका आंसर करना है डी, सेकल इंसुलेटर है। लेकिन एक वो दूसरा और आता है जिसमें केबल ऊपर से जा रही है और यहाँ वो डिस्कें लगी हुई आपको दिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, वो पोल है, सॉरी, और क्रॉस आर्म है, और यहाँ डिस्क लगी हुई है और यहाँ से केबल जा रही है, ये है सेकल इंसुलेटर। और एक जो आ रहा है वो है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी भी चलेंगे, डिटेल से पूरी क्लासेज में वो करवाई भी है। आप समय निकाल कर अगर उनको देख सकें तो मुझे लगता है वहाँ से आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। पूरी तरह से जो 37 क्लासेज हमारी हुई है फुल एक्सप्लेन किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पहली बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको लगेगा गुरुजी क्या करा रहे हो जल्दी जल्दी। अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है
कौन सा क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डिटेल से आपको वो क्लासेस भी देखनी है। आइए अगला सवाल देखो। औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर में अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? अनुक्रमिक का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी स्टेप बाय स्टेप मोटर चले, सीधी डेल्टा में ना चले, सीधी ओवर स्पीड से ना चले, मोटर धीरे धीरे रनिंग में आए। जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं आजकल जो ऑटो कट वाले होते हैं उसमें, तो उनमें क्या होता है कि टाइमर होता है जो 1 बाय 1 एक एक को डिस्कनेक्ट करता है। तो एक तो इसका सवाल ये पूछा जाता है कि अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली के लिए हम इस्तेमाल किसका करते हैं, तो इसके लिए उत्तर आएगा टाइमर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करके आना। यहाँ सवाल पूछा है सीक्वेंस क्यों, सीक्वेंस में फिर आपको इसका डी उत्तर करना है, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, यानी जो हम ड्राइव को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, संचालित करना चाह रहे हैं, वो बड़ा अच्छे से काम करे और एक कांस्टेंट टॉर्क के साथ हम आगे बढ़ सके। डी उत्तर करके आना। ठीक है, अगला सवाल देखो। औद्योगिक अनुप्रयोगों में औद्योगिक में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान करते हैं? मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव, थोड़ा सा क्वेश्चन के अगर सामने देखेंगे ना आप, मल्टी मोटर ड्राइव क्या होता है? आजकल फील्ड नियंत्रण प्रणाली में सर्वाधिक इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम क्या करते हैं, मशीन को ड्राइव के माध्यम से कंट्रोल करवाते हैं। ध्यान रखना, ड्राइव कंट्रोल जो होता है पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा बचाता है, और आजकल इसके लिए हम क्या लगाते हैं, VFD वगैरह लगाने लग गए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आजकल तो खैर ये भी नहीं है, आजकल तो VFD है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, जिससे क्या हो रहा है कि हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को बदल करके टॉर्क को कांस्टेंट रख लेते हैं, फ्लक्स नहीं रहता है इसलिए। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मल्टी मोटर के लिए, तो मल्टी मोटर का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा। इसके लिए रोलिंग मशीन कर देना आप, जो बेल्ट ड्राइव वगैरह होता है वहाँ से हम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परंपरागत बिजली उत्पादन कौन सा है? देखो, परंपरागत और गैर परंपरागत 2 तरह के होते हैं। ठीक है, परंपरागत जो बिजली उत्पादन होता है इसमें आते हैं 3, थर्मल प्लांट यानी कोयले वाला, न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु वाला, और उसके बाद में आता है गैस और तेल से परिचालित। तो देखो, विंड, टाइडल और सोलर, ये तीनों के तीनों आएंगे गैर परंपरागत में या गैर पारंपरिक में। ठीक है, और अभी आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ थर्मल पावर जनरेशन, उसमें है शक्ति उत्पादन। इनके अलावा 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन अगर आप और ढूंढो तो आपको ऑप्शन देखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट का और गैस इंजन वाले प्लांट का। ठीक है, अगला सवाल देखो, ट्रांजिस्टर के, ये तो बार बार आ रहा है शायद, उस पहली वाली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, उसके संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी है? देखो, एमिटर और बेस के बीच में जो जंक्शन बनता है वो होता है जंक्शन नंबर 1, और एक ट्रांजिस्टर की खास पहचान होती है कि उसका पहला जंक्शन सदैव फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.7 वोल्ट का ऑप्शन ये रहा। हाँ, अब अगर यही क्वेश्चन आपका जर्मेनियम डायोड के लिए होता देन आपको ए उत्तर कर देना है, क्योंकि जर्मेनियम का फॉरवर्ड में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0.1 से 0.3 वोल्ट है। ठीक है, अभी आपको सी उत्तर करके आना है। अगला सवाल देखो, दशमलव संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें कह दिया कि 20 एक संख्या है, बताइए इसका बाइनरी कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं और जो शेष फल बचता जाता है उसे क्या करते हैं, उसे हम साइड में लिखते जाते हैं, है कि नहीं? बताओ, बात समझ में आई क्या? यूँ लिखते हैं। अब यहाँ से नीचे से उल्टा लिखते हैं, 10100, है ना, 10101। तो ये है आपका 20 का, यानी किया क्या है हमने वो देखना है। हम उसको 2 से भाग करते हैं, और 2 से भाग करने का मतलब आपको उत्तर करना है सी, डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2, दशमलव संख्या को 2 से विभाजित करना। ठीक है, समझ में आ गया। संख्या प्रणाली 4 तरह की होती है। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, इसमें क्वेश्चन आता है हेक्साडेसिमल प्रणाली का, कि जो हेक्साडेसिमल प्रणाली है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हेक्साडेसिमल में लेटर जो यूज किए जाते हैं वो 16 होते हैं, उत्तर 16 कर देना। वैसे इनका आधार होता है ना, उतना ही होता है। बाइनरी का आधार 2 है तो 2 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टल का 8 है तो 8 अंकों का उपयोग करते हैं। दशमलव में 10, 0 से 9 तक का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 16। ठीक है, 4 संख्या प्रणाली होती है। संख्या प्रणालियों के क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, और अच्छे हैं क्वेश्चन भी जी। अगला सवाल, यूजीटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है या मुख्य कार्य क्या है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा नाम है।
एक जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस 1 और बेस 2 नाम का सिरा है, यानी कलेक्टर नाम का सिरा इसमें नहीं होता है। और इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं रिलैक्सेशन ओसिलेटर। रिलैक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं विश्रांति, ओसिलेटर को हिंदी में बोलते हैं दोलितर। तो विश्रांति दोलितर इसका शुद्ध हिंदी नाम है। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, जेईएन से पूछे जाते हैं, ये इंजीनियरिंग वालों से पूछे जाते हैं। अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे लोगे तो उसके बाद कंपटीशन की तरफ ही बढ़ना है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, वहाँ हम हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए होते हैं, तो आप अब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तो तैयारी करनी है। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। और इस क्लास को प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक वाला बटन दबा दो यार। अच्छा, ये है वो एक पेपर जो मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हल करवाया था ना, क्वेश्चन वहाँ से आए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक ओरिजिनल पेपर हल करवा चुका हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन है, उसको भी ज़रूर देखना। और लगभग आपको 10 क्लासेस दे चुका हूँ, वो देख लो, पेपर वहीं से आ रहा है। बच्चे ने आज उसी पेपर में से स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजे हैं क्लास में से कि ये जो आपकी क्लास थी वहीं से क्वेश्चन आए। देखो क्या पूछ रहे हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? यानी मुझे प्रेजेंटेशन देनी है पावर पॉइंट से किसी को, तो इस दौरान मेरे की पॉइंट क्या क्या है, मुझे किस किस पॉइंट्स पर बोलना है, यानी हेडलाइन मुझे पता लग जाए जिस पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इसके लिए हम है ना एक साइड में नोट लिख करके रखते हैं, उसे बोला जाता है स्पीकर नोट। इसमें स्पीकर के अपने 5 या 10 बिंदु होते हैं, टाइटल होते हैं, जिन पर उनको चर्चा करनी होती है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आईटीआई का एग्ज़ाम देना कैसे है, इस पर चर्चा होगी। उसके बाद करूंगा कि आईटीआई का एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो ये टाइटल मिल गया हमें, इसके लिए स्पीकर नोट होता है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसलिए चूजन ऑप्शन में स्टूडेंट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल जो आंसर की में उत्तर था वो है, ठीक है। देखो हमारी तरफ से प्रयास है आप तक बेहतर चीज़ें पहुंचाना, आप कोशिश कीजिए चीज़ों समझने की। आइए सवाल अगला, एक अच्छा और उपयुक्त संवाद क्या है? संवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप। वार्तालाप इतना हो कि हमें उसमें जो मैसेज मिलना है वो बड़ा साफ और सीधा मिले। हम बातचीत कर रहे हैं तो निष्कर्ष तो निकलना चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या हम सुन रहे हैं और किस मुद्दे पर हमारी चर्चा हो रही है, किस मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही है। अगर हमारा कम्युनिकेशन में मैसेज क्या है, हम बातें कहीं और की कर रहे हैं, मुद्दा कुछ और था, तो ये तो उपयुक्त कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। सी उत्तर कर देना। मैसेज इज़ क्लियर एंड डायरेक्ट। संदेश बड़ा स्पष्ट हो, संदेश बड़ा सीधा हो, बड़ा साफ हो। बात करें तो लगे कि हाँ हमने मुद्दे पर बात की और हम जो है वो कुछ निष्कर्ष तक पहुँचे। देखो अगला सवाल, स्किल के बारे में सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। स्किल के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मान लो, हाँ 3 क्या 2 ही मानो। ये कह रहा है कि बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नए कौशल सीखने का मतलब क्या है? पहले आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, अब आप इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स का सीख रहे हैं, तो आपके लिए तो नए ही हो गए ना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रीस्किलिंग। पहली बार कोई भी चीज़ सीखते हैं तो इसे बोला जाता है स्किलिंग, यानी पहली बार आप सीख रहे हैं। जैसे आप सीख लेते हैं तो आप स्किल्ड कहलाते हैं। जैसे अभी आप आईटीआई कर लोगे तो आप आईटीआई के स्किल्ड कहलाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी काटना सीख लिया, ठीक है, हाथ वाली आरी से काट रहे थे, अब आप लकड़ी काटना चाह रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक मशीन से काटना चाह रहे हैं, तो इससे बोला जाता है अप स्किल। 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ध्यान रख लेना। लकड़हारे वाला या सिलाई मशीन का ऐसा एक एग्जाम्पल आएगा कि पहले देख लेना, पहले वो काम मैनुअली हो रहा था, बाद में वो काम मोटराइज हो रहा है। जैसे हम पहले मैनुअली चेन ब्लॉक से खींचते थे, आजकल इसके लिए क्रेन या होएस्ट आ गई जिनसे सामान उठाया जाता है, विंच आ गई, विंच मशीनें आ गई। तो ये काम सीखने की टेक्नोलॉजी कहलाती है अप स्किल। और किसी भी काम को नए सिरे से दोबारा से सीखते हैं तो उसे बोलते हैं रीस्किलिंग, ठीक है। इसी तरह के एग्जाम्पल देगा वो, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि आपको करना क्या है पेपर में। हम किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए गूगल मैप में किसका अनुसरण करते हैं? अगर हमें किसी हमारे डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो हम गूगल मैप जो दिशा बता रहे हैं उसका अनुपालन करेंगे। वो बताएगा टर्न टू लेफ़्ट, टर्न टू राइट, गो स्ट्रेट, है ना, सीधे चले, दाएँ मुड़े, बाएँ मुड़े। हम वो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे मुड़ते जाते हैं, यानी हम उसके लिए दिशा को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे,
अच्छा, उसके बाद में फिर से ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वापस इलेक्ट्रिकल में से शुरू हो गया क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से कि जो VSI ड्राइव होता है उसमें VSI का कार्य क्या है। दरअसल पहले तो हम ये समझे कि VSI क्या है। VSI का पूरा नाम होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, यानी ऐसा इन्वर्टर है जो वोल्टेज सोर्स का है। अब इन्वर्टर का काम तो सबको पता है, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC करता है, राइट। तो इन्वर्टर में DC को AC करने के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर C कर देना है। कन्वर्टर AC को DC करता है, DC को DC में बदलने वाले को चॉपर बोलते हैं। DC में कांस्टेंट DC को वेरिएबल करना, ये काम करने को चॉपर बोलते हैं। DC को AC करना, ये काम इन्वर्टर द्वारा किया जाता है। और AC को AC में बदलने के लिए आजकल जो लगता है उसे साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं। और DC को AC में करने वाले को कन्वर्टर या रेक्टिफायर बोला जाता है। VSI वाला जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको उत्तर C करना है, DC को AC, यानी एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से वो आपसे इन्वर्टर का काम ही पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन ये आ गया कि ड्राइव प्रणाली में वोल्टेज अनुपात को स्थिर क्यों रखते हैं। दरअसल ये मैं पूरी डिटेल से बता चुका हूँ, अब शॉर्ट में बता रहा हूँ। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अनुपात जो होता है ना, इससे फ्लक्स निर्धारित होता है, और प्रत्येक मशीनों का टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स के समानुपाती है। अगर ये अनुपात स्थिर रहेगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क नियत रहेगा, यानी नियत टॉर्क पर विभिन्न गतियाँ प्राप्त करना। डी उत्तर आएगा। सभी गति पर रेटेड टॉर्क बनाए रखना, यानी टॉर्क फिक्स रहेगा और गति यानी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होगी, स्पीड के मान में वेरिएशंस या परिवर्तन आते रहेंगे। तारों का गुच्छा करने के लिए केबल का इस्तेमाल किसका करते हैं, तो नायलॉन टाई, इसका उत्तर कर देना, C उत्तर आएगा, ठीक है ना। तारों का गुच्छा करना है, केबल बांधनी है, यानी रेसवे में आप तार ले जा रहे हो, PVC चैनल होते हैं ना, रेसवे बोलते हैं उनको। अब जैसे इसमें बहुत सारी तार है तो ये लटके ना, इसलिए इनको बांधते हैं और इसके लिए नायलॉन टाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगला सवाल है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर ऐसा है जो दोहरावदार पल्स पैदा करता है। दोहरावदार को इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेटिव वेव। रिपीटेटिव का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहां वो स्थिर ही नहीं हो रहा और कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा तो उसे अस्टेबल बोलते हैं। बाई स्टेबल में 2 स्थिर अवस्था है, 1 शॉट होता नहीं है, मोनो शॉट में 1 स्टेबल अवस्था होती है और इसमें 0 स्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, ये आ रहे हैं क्वेश्चन थ्योरी के, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं कुछ एक ड्राइंग के, तो एक अर्थिंग के सिंबल आया था, वो बच्चा बता रहा था मुझे, तो अर्थिंग का सिंबल ये इस तरह से है। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, बीजगणित का जो मैंने 10 क्लासेज कराई है उन्हीं में सिर्फ वही क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग घातांक वाले वो, और XY वाले वही आ रहे हैं। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो आ रहा है कम्युनिकेशन, और उनमें से भी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, तो पढ़ लेना अच्छे से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको क्लासेज करवाई है वो 37 क्लासेज, पूरा पेपर वहीं से आपका कवर हो रहा है। अभी के लिए बस इतना था। इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।